Let us revise what we have done up till now in this chapter. This is chapter number 8, which is regarding friction. हमने क्या था कि in order to solve problems involving dry friction, हमने 3 cases जो है वो consider किए थे. The first case was, if you remember, कल के lecture में हमने discuss किया था कि strictly आपके पास equilibrium जो है वो given हो कि the body would remain in equilibrium. सो इक्विलिब्रियम वाले केसेस के लिए आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो बराबर होती हैं. इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको भी आप एज अ अननोन लेके ट्रीट करते हैं, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं और आपको उस फ्रिक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसको आप कंपेयर कर लेते हैं टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना चाहती है तो ज़रूरी है कि आपके पास जो फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आई है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी. द सेकेंड सिनेरियो वाज कि आपके पास जो इम्पेंडिंग मोशन होता है इट अकर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट. सो आपके पास इम्पेंडिंग मोशन जो है वो ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे होता है. इस केस में क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस प्लस नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शन इक्वेशंस के बराबर होती हैं. सो जब आप उसको सॉल्व करते हैं आपको जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाता है. और थर्ड सिनेरियो क्या था कि इम्पेंडिंग मोशन तो आपके पास होता है बट इम्पेंडिंग मोशन अकर्स एट सम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट. इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो कम होते हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस फ्रिक्शनल इक्वेशंस जो है वो ज़्यादा होती हैं. उस सूरत में फिर हम डिफरेंट सोल्यूशंस जो है वो देख रहे होते थे. अगर आपको याद हो हमने जो एक छोटी सी एग्जांपल इस केस के लिए देखी थी उसमें हमने 2 डिफरेंट सोल्यूशन बल्कि रादर 3 डिफरेंट सोल्यूशन देखे थे और उसके हिसाब से फिर हमने जज किया था कि कौन सा सोल्यूशन जो है वैलिड होगा. उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 8-1 जो है वो सॉल्व की थी विच वॉज स्ट्रिक्टली रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, यानी फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम से रेलिवेंट थी. आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल 8-1. जी वो एग्जाम्पल 8-1 याद है जो हमने सॉल्व की थी ये वाली? जी any student who can just give me an answer. Yes sir. चलें तो आज जो है वो हम एग्जाम्पल 8-2 से जो है वो स्टार्ट करेंगे. नाउ दिस एग्जाम्पल 8-2 की वर्डिंग क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट when the bed of this dump truck is raised to an angle of theta equal to 25 degrees, यानी ये जो डंप ट्रक का एंगल जब थीटा इक्वल टू 25 डिग्रीज पहुंचता है, the vending machine, this is the vending machine which is being shown to you, so the vending machine will begin to slide off the bed, यानी at theta equal to 25 degrees the motion is about to start, yani the motion is about to impend. You need to determine the static coefficient friction between this vending machine and the surface of the truck bed. आपने जो है वो दो चीजें डिटरमिन करनी है. वन इज द स्टैटिक ऑफ कोफिशिएंट, आपने बल्कि रादर स्टैटिक ऑफ कोफिशिएंट स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो आपने डिटरमिन करना है. सो if this problem belongs to the first set of problem, the second one or the third one? Any idea? आज लगता है सारे स्टूडेंट्स खामोश हैं, क्या वजह है? सर सेकंड टाइप इम्पेंडिंग मोशन. सेकंड वाला है जिसमें आपके पास इम्पेंडिंग मोशन वाली कंडीशन आ रही है और इसमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है, तो वो इट मींस कि दिस वेंडिंग मशीन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वेंडिंग मशीन. इसका जो वेट है इट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. सो हमने सबसे पहले तो वेट को जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया और ये वेट जो है वो कितने एंगल पे एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू बी 25 डिग्रीज, जो कि आपका इंक्लाइन का एंगल है. इसके अलावा आपके ख्याल में फ्री बॉडी डायग्राम पे और कौन सी चीज आनी चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ऐसे ही है? Yes sir. So this is going to be the normal force N
या इसको मैं अगर कहूँ तो NC के तौर पे जो है वो मेंशन कर सकता हूँ। और जिस तरह अभी आपने कहा कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी आनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों? ये सर अपवर्ड अप द इंक्लाइन आएगी ना, क्योंकि दिस वेंडिंग मशीन इज गोइंग टू स्लाइड डाउनवर्ड, तो अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन विल एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन। आपके पास डंप ट्रक का बेड तो स्टेशनरी है, सो वेंडिंग मशीन नीचे की तरफ जा रही है इंक्लाइन के, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपके पास ऊपर की तरफ आएगी। सो लेट अस डिनोट दैट फ्रिक्शन फोर्स एज FF। अच्छा, ये दो चीज़ें आ गई। और इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ अहम है वो ये कि ये जो पॉइंट G है और ये जो पॉइंट N है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हम x जो है वो सपोज करते हैं, जस्ट टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जब एंगल हम 25 तक ले जाएं तो बजाय स्लिप होने के ये वेंडिंग मशीन जो है वो टिप कर जाए। तो टिपिंग इफेक्ट को चेक करने के लिए ये x जो है वो आपका डिटरमिन करना ज़रूरी है। सो इज द फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नाउ? So let us define the two axes as x-axis and y-axis. X-axis is being defined along the incline और down the incline हमने उसका positive sign लिया है. Y-axis is being defined perpendicular to the x-axis. तो सबसे पहले let us apply the first equilibrium equation as we have already said कि ये हमारे पास जो condition है वो impending motion at all points of contact की है. So applying summation fx equal to 0. What do you think? What are the forces which are acting along x direction? सर N फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, और चूंकि इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशन है तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू एस एन सी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, इजंट इट? यस सर। ओके, पॉजिटिव होगी फ्रिक्शन, नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव होगी, हमने इसके साथ नेगेटिव साइन डाल लिया। और कुछ जो आप समेशन एफ एक्स के इक्वेशन में ऐड करना चाहें, वेट का कंपोनेंट आएगा? यस सर। साइन कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट। आर यू श्योर? साइन। साइन कंपोनेंट होगा और पॉजिटिव होगा, इजंट इट? आज मुझे लग रहा है कि कोई इंटरेस्ट कम है लोगों का। ओके, व्हाट अबाउट समेशन एफ वाई डायरेक्शन में एक फोर्स जो आएगी दैट इज NC। सो NC आपने Normal पॉजिटिव है, और इसके अलावा वेट का कंपोनेंट होगा विच इज W cos 25, और वो वेट का कंपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा। So this would be equal to 0. Let me call it as equation number 2. So from equation number 2, once you solve it, you are going to, you are not going to solve it. आपके पास दो equations हैं, दो unknowns हैं. So can you solve it? आप equation 2 से NC की वैल्यू निकालें, उसको equation 1 में डाल दें. equation 1 से NC एलिमिनेट हो जाएगा, W एलिमिनेट हो जाएगा, and you can get the value of mu as well as NC. So solving equation 1 and 2 simultaneously, आप कर क्या रहे हैं कि equation जो 2 है उससे आपने NC की वैल्यू निकाली which comes out to be W cos 25, और उस NC की वैल्यू को आपने equation 1 में डाल दिया. Once you solve it, the value of mu would comes out to be 0.466. So this is the coefficient of static friction between the vending machine and the dump truck bed. यहाँ तक क्लियर है हर एक को, या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है? Okay, once you have found that coefficient of static friction, now the next step is आपने टिपिंग इफेक्ट जो है वो चेक करना है। तो टिपिंग के लिए आप क्या करेंगे? सर वो 1.5 डिस्टेंस में से माइनस करके चेक कर लेंगे।
x फाइंड करेंगे, isn't it? Yes, sir. तो x कैसे फाइंड करेंगे? किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे. लेट अस डिफाइन दैट पॉइंट एज पॉइंट O, जो मैंने इस मशीन के बॉटम पे शो किया है, जहां NC मीट कर रहा है इस मशीन से, उसको मैंने पॉइंट O ले लिए. So taking moments about point O, would NC or friction force create any moment about point O? No, sir. मोमेंट कौन क्रिएट करेगा फिर पॉइंट O के अबाउट? Weight. वेट. तो वेट को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूंगा यूजिंग द वेरग्नेस थ्योरम. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. So W cos 25 जो y कंपोनेंट है वेट का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट O? 2.5. cos 25 का, ये y कंपोनेंट का. Sir, ये 1.5 को आप कर लेंगे 0.75. W और O के दरमियान डिस्टेंस x नहीं है? W cos 25 और O के दरमियान. Yes, sir. Sir, वो सेंटर में नहीं है approximately, sir. नहीं, अप्रोक्सीमेट पे तो नहीं जाना हमने, वही तो x फाइंड करना है कि x कहाँ एक्ट करते हैं. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है. तो W cos 25 into x, ये cos कंपोनेंट जो है वो पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? Sir, counterclockwise. काउंटर क्लॉकवाइज. तो पॉजिटिव साइन आ गया. इसी तरह -W साइन 25 और इसका 2.5 डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O, नेगेटिव है बिकॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है. तो दैट वुड बी इक्वल टू 0. अगेन W से कैंसिल हो जाएगा, वेट की आपको जरूरत ही नहीं है. वंस यू सॉल्व इट, x comes out to be 1.17 feet. So is this value of x less than a by 2? What is a by 2 here? A by 2 is 1.5, isn't it? Yes, sir. तो x की वैल्यू 1.5 से कम आई, इसका मतलब क्या है? टिपिंग होगी या नहीं होगी? Sir, नहीं होगी. नहीं होगी. तो टिपिंग नहीं होगी, रादर दिस वेंडिंग मशीन इज गोइंग टू स्लाइड बिफोर इट टिप्स. तो स्लाइडिंग आपकी स्टार्ट होगी रादर देन टिपिंग गोइंग टू अकर. ठीक है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होल प्रॉब्लम जो आप पूछना चाहें? No, sir. चलें जी, पूछें. एनसी को अप्लाई किया आपकी को अप्लाई किया पर आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, काइंडली रिपीट कर देंगे. सर मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एनसी को पॉइंट ओ पे ही क्यों अप्लाई किया, क्या रीजन था? देखिए, एनसी को हमने सेंट्रल लाइन के अलोंग अप्लाई नहीं करते. मैंने आपको पहले भी कहा था, रिजिड बॉडी है. जब पार्टिकल लेके कर रहे होंगे, जब तो ये पूरी वेंडिंग मशीन पार्टिकल होगी और हम इसको इसी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जब हम रिजिड बॉडी के तौर पे अप्लाई करते हैं तो एनसी कभी भी सेंटर में एक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर सेंटर पे एक्ट करेगा फिर तो जरा सी आप फोर्स लगाएंगे, टिप कर जाएगा, क्योंकि जो सारी मोमेंट्स हैं वो उसकी टिपिंग की तरफ जा रही होंगी. बेसिकली एनसी ने उसके टिपिंग इफेक्ट को भी बचाना है. दैट्स वाई एनसी थोड़ा सा ऑफसेट होके सेंटर डिस्टेंस से जो है वो एक्ट करता है. अब वो ऑफसेट कितना होगा ये हमने फाइंड किया है इस डिस्टेंस की मदद से. ठीक है. चलें, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so moving on to the next example, which is 8-3. In this case, we have a uniform 10 kg ladder which rests against the smooth wall at point B, and the end A rests on a rough horizontal plane for which the coefficient of friction is given to you as 0.3. So, आपके पास एक अदद ये ladder है जो दो पॉइंट से कांटेक्ट में आई हुई है सराउंडिंग के साथ. पॉइंट B के ऊपर ये स्मूथ वॉल के साथ लगी हुई है और पॉइंट A के ऊपर ये एक अदद रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ रखी हुई है जिसपे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.3 गिवन है. वी नीड टू डिटरमिन द एंगल थीटा ऑफ दिस लैडर, कि कितनी एंगल पे ये लैडर पड़ी होगी, एज वेल एज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी इफ द लैडर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. अगेन केस कौन सा आएगा ये वाला?
So second case. Case 2. Impending. सेकंड केस Impending आएगा motion. कि इम्पेंडिंग मोशन आपके पास जो है वो गिवन है। ओके, अगर इम्पेंडिंग मोशन गिवन है, सबसे पहले तो मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम इसकी अगर बना लूं इस लैडर की, आपको NA मिल जाएगा विच इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन। पॉइंट A किस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है या स्लाइड कर सकता है? सर लेफ्ट साइड में, सर लेफ्ट साइड पे। सो अकॉर्डिंगली आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द राइट आ जाएगी, जिसको यहाँ FA के साथ डिनोट किया गया है। ओके, एट पॉइंट B this ladder is in contact with the wall, so once we remove that wall we are going to get normal reaction force which is this particular force represented here as NB। क्या पॉइंट B पे फ्रिक्शन आएगी? नो सर, सर वो स्मूथ सर वॉल जी। से। तो जब आपको ये स्मूथ का वर्ड गिवन हो, स्मूथ से मुराद यही है कि आपकी उस पॉइंट पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सिंस द वॉल इज स्मूथ, सो फ्रिक्शन इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड एट पॉइंट बी। इट मींस कि आपके पास इन तीन फोर्सेस के अलावा एक अदद वेट है जो इस लैडर का सेंटर पे एक्ट करेगा, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म लैडर। सो 10 kg इसका मैस है, वेट अकॉर्डिंगली आप इस मैस को G से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द वेट। एक आपके पास ये एंगल थीटा है जो कि आपको डिटरमिन करना है कि वर्ज ऑफ स्लाइडिंग के लिए ये थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रॉब्लम, कैन यू आइडेंटिफाई देम? सर 3। कौन कौन से? सर NB थीटा और सर NA। व्हाट अबाउट FA? ओ ये सर वो नजर ही नहीं आई। तो आपके पास चार अननोन्स हैं, NA, NB, थीटा एंड FA। इक्वेशंस कितनी हैं? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी, समेशन Fx, समेशन Fy और समेशन M, और एक फ्रिक्शन इक्वेशन होगी पॉइंट A के ऊपर, इजंट इट? So Yes, sir. चार equations, you can get a unique solution in this particular case. So applying those equilibrium equations starting from summation Fy की अगर मैं बात करूं तो आपके ख्याल में y डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस इस फ्री बॉडी डायग्राम से नजर आ रही हैं? सर NA। NA आ गया, W आ गया, एनीथिंग एल्स? सर NB का कंपोनेंट आएगा ना सर साइन को? यार NB तो y यानी x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। सही है सही है सर, वो मैं थीटा देख के। So no other force involved here. So once I solve it, I'm going to get the value of NA to be equal to weight, which is 98.1 Newton. I hope that this thing is clear to all of you. यस सर। चलें, अब जो है वो अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन Fx इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में जो मुझे फोर्सेस मिल रही हैं, वन इज NB टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस, इसको मैंने माइनस NB के तौर पे लिख लिया है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स FA जो है वो एक्ट कर रही है, एंड सिंस पॉइंट A इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, सो FA की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टैटिक यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होनी चाहिए एट पॉइंट A, विच इज म्यू एस एन ए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। NA ऑलरेडी आपने डिटरमिन किया हुआ है, म्यू आपको पता है 0.3, सो वंस यू सॉल्व इट यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ NB टू बी इक्वल टू 29.43 न्यूटन। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हैं हर एक को, NA और NB। यस सर, क्लियर है। चलें, अब हमारे पास दो अननोन्स की वैल्यू मिल गई, NA मिल गया तो फ्रिक्शन भी मिल जाएगी, इसका मतलब है 3 अननोन्स की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। सो व्हाट्स अबाउट द फाइनल अननोन विच इज थीटा, हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन इट? सर मूवमेंट निकाल के मोमेंट ले लेंगे, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लूं तो मुझे ज्यादा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मिलेगा? A के अबाउट। सर पॉइंट A के अबाउट। So let us take moment about point A. Point A के about में क्यों moment ले रहा हूँ? Because दो फोर्सेस A से पास कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी वजह से मोमेंट
0 हो जाएगा और बाकी 2 का मोमेंट मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट लेता तो उससे सिर्फ एक फोर्स पास हो रही थी, तो मुझे बाकी 3 की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता। तो हमेशा कोशिश करें सिंप्लीफाइड सोल्यूशन की तरफ जाएं। सो यहाँ से ज्यादा फोर्सेस पास हो रही हैं, वहां से मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें। सो NA और FA का मोमेंट जो है वो अबाउट पॉइंट A 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट वेट? वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट A? सर 2 cos थीटा। 2 cos थीटा। और वेट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। Clockwise, so I have included it with a negative sign. What about NB? NB का perpendicular distance कितना है from point A? It is 4 sin theta. यस सर। Okay, NB clockwise movement बना रहे हैं या counter clockwise? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमने पॉजिटिव साइन डाला and that should be equal to 0. आपके पास अब इसमें इस पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है? सर सिर्फ थीटा। सिर्फ थीटा सर। थीटा अननोन है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे द वैल्यू ऑफ थीटा वुड कम्स आउट टू बी 59.09 डिग्री। सो इस एंगल तक आपके पास ये लैडर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। इस एंगल से जैसे ही आप ज़्यादा थीटा को या थीटा को मज़ीद कम करेंगे, दिस रॉड इज गोइंग टू स्लिप। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes sir, clear. Okay, so let us move to the final problem of today's lecture. और ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इसको ज़रा गौर से अच्छी तरह देख के समझें, क्योंकि दिस इज रिगार्डिंग चलें वो रिगार्डिंग के हवाले से बाद में बात आएगी, पहले प्रॉब्लम को एक दफ़ा गौर से देख लेते हैं। वी हैव अ बीम विच इज़ दिस बीम AB and it is subjected to a distributed loading। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से क्या मुराद है कि पॉइंट A से B तक आपको कंसंट्रेटेड लोड नहीं, रादर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन है। अब सबसे पहली बात तो ये आएगी कि ये आपके पास जैसे बीम AB है, ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन है विच इज 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इस 200 न्यूटन पर मीटर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसको आपने कन्वर्ट करना है टू अ कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई आइडिया है आपको? सर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, अब इसके यूनिट्स अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग के 200 न्यूटन पर मीटर। सो अगर इस 200 न्यूटन पर मीटर को मैं इस 4 मीटर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर मीटर से कट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड आ जाएगा। सो कंसंट्रेटेड लोड जिसको सपोज मैं FR से डिनोट करता हूं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय जो बीम की लेंथ है 4, सो इट इज गोइंग टू बी 800 न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड आपके पास आ जाएगा। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ये किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ दिस बीम। सो ये आपके बीम का अगर सेंटर है तो इट मींस कि आपके पास जो कंसंट्रेटेड लोड आएगा इट इज गोइंग टू एक्ट एट दिस पॉइंट FR, और ये पॉइंट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर हो जाएगा। आई होप कि दिस थिंग इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चूंकि 4 मीटर की बीम है तो हाफ पॉइंट पे ये मैस एक्ट करेगा। यस सर, क्लियर। चलिए, सो वंस दिस थिंग इज क्लियर टू यू, अब जरा हम अपने बाकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Okay, so you have a beam which is being subjected to the loading as shown to you. Now, this beam is being supported at point B by a wooden post, which is this post BC. ये wooden post BC के साथ support की गई है at point B. If the coefficients of static friction at point B and C are 0.2 and 0.5 respectively, यानी दोनों पॉइंट्स पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट हैं। वी नीड टू डिटरमिन द फोर्स P, या आप फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं विच इज 0.25 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट C। आप ये
फोर्स कितनी अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू पुल द पोस्ट आउट फ्रॉम अंडर द बीम, यानी ये मोशन जो है वो इस पोस्ट का स्टार्ट हो जाए, वो कितनी फोर्स होगी जो कि इस पोस्ट में मोशन जो है वो क्रिएट करेगी। निग्लेक्ट द वेट ऑफ द मेंबर्स एंड द थिकनेस ऑफ द बीम। ओके, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि इज दिस प्रॉब्लम बिलोंग टू सेट 1, सेट 2 और द थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक। जी फर्स्ट सेट से नो, इट इज नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमें तो इस पोस्ट को यानी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग के ऊपर लाना है ना, लेकिन वो स्लिपिंग क्या पॉइंट बी पे होगी या सी पे होगी? ये थर्ड केस है। ये थर्ड केस है, विच इज impending motion occurs at some point of contact. Either slipping would occur at B and not at C, or it would occur at C and not at B, or third or highly improbable scenario क्या है कि slipping is going to occur at B and C simultaneously. ऐसा ही है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपके पास ये जो वुडन पोस्ट है, इट कैन आइदर स्लिप। अब देखिए, स्लिप से मुराद ये नहीं है कि आपके पास ये रॉड जो है वो पूरी के पूरी पॉइंट सी के अबाउट, नहीं, स्लिपिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? क्या पहले पॉइंट सी स्लिप होगा या पहले पॉइंट बी स्लिप होगा? उसके बाद अल्टीमेटली तो ये रॉड पूरे का पूरा मूव करेगा ही, लेकिन स्लिपिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? आइदर इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट सी, और इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट बी, और इट इज गोइंग टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट पॉइंट बी एंड सी। तो ये तीन कंडीशन, ये तीन सिनेरियोज आपके पास हैं। आई होप ये तीनों सिनेरियोज आपको समझ आ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यस सर। आपकी Yes, कॉमन sir. सेंस, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? सर पॉइंट सी से पहले होगी सर, क्योंकि अच्छा, उसका वो डिस्टेंस कम उसका है। लॉजिक क्या है? सर उसका डिस्टेंस कम है और उधर ज्यादा सर फोर्स लगेगी बजाय कि दूसरे पॉइंट। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल सही कह रही है कि होगा क्या कि जब आप P की फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स पॉइंट C के करीब है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्लिपिंग जो है इट बी के इज अबाउट मोमेंट होगा। एट पॉइंट C rather than पॉइंट B। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को भी हमने नजर में रखना है। सो हम करेंगे क्या कि पहले हम अपनी, ऑल्दो अगर हम बुक के सोल्यूशन को देखें तो वो सिनेरियो यानी स्लिपिंग एट C को ही डील करता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए इस पर्टिकुलर केस में मैं करूंगा क्या कि मैं गलत सिनेरियो से शुरू करूंगा, अपने कॉमन सेंस के ऑपोजिट जाऊंगा। मैं कहूंगा कि लेट अस सपोज कि स्लिपिंग बी पे पहले स्टार्ट होती है, उस सोल्यूशन को देखूंगा कि क्या वो मेरे पास एक वैलिड सोल्यूशन देगा या नहीं। अगर नहीं देगा तो फिर मैं सी वाली स्लिपिंग को जो है वो डिस्कस करूंगा। सो कॉमन सेंस के मैं ऑपोजिट सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि आपको एक दफा वो गलत सोल्यूशन भी समझ आ जाए, ताकि आप बाकी किसी प्रॉब्लम में, यहाँ तो आपके कॉमन सेंस बता रही थी, अगर नहीं भी बता रही हो तो आप बाकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, अब उसमें सबसे पहले तो मुझे, इफ यू रिमेंबर, जब मैं पोस्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें चूंकि पोस्ट बीम के साथ लगी हुई है, मुझे बीम का जो नॉर्मल रिएक्शन इस पोस्ट के ऊपर आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए मैं ये बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सो बीम की जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर वो कंसंट्रेटेड लोड, इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड FR जो है वो 800 न्यूटन का एक्ट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। ए के ऊपर पिन कनेक्शन है, आपके पास AX आएगा और आपके पास AY आ जाएगा। पॉइंट बी के ऊपर ये पोस्ट के साथ कनेक्टेड है। सो पोस्ट को जब आप रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ नॉर्मल रिएक्शन NB एट दिस पॉइंट। ऐसा ही है। जी, यही फ्री बॉडी डायग्राम होगी बीम की। यस सर। Okay, so how you are going to Yes, find sir. out the value of NB? You are going to take moments about point सर A. पॉइंट ए। Okay, so once you are taking moments about point A, NB into 4 minus 800 into 2 should be equal to 0. So this will give you the value of NB to be equal to 400 न्यूटन। ठीक है, यहां तक क्लियर है रेक को?
यस सर। ओके, सो Yes, sir. फ्री बॉडी डायग्राम बना के NB की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पोस्ट। थोड़ा सा अब इसको गौर से देखने हैं आपने, क्योंकि इसी के ऊपर फिर बाद में हमने वो सारे सिनेरियोज जो है वो अप्लाई करने हैं। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पोस्ट, आपके पास एक अदद फोर्स है जो इस पोस्ट पे अप्लाई हो रही है, विच इज दिस फोर्स P, एन अननोन फोर्स। ये आपके पास पॉइंट B है, ये आपके पास पॉइंट C है, तो मैं इसको B और C के तौर पे मार्क कर लेता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट पॉइंट C? इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस आपको नजर आनी चाहिए? सर एक परपेंडिकुलर फोर्स है। ओके, तो आपके पास ये NC आ गई पॉइंट C के ऊपर, जो कि ग्राउंड का रिएक्शन है पोस्ट के ऊपर। इसी तरह पॉइंट B के ऊपर आपके पास बीम लगी हुई है, बीम आपने हटाई तो बीम का रिएक्शन आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपने फाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ NB। यहां तक भी क्लियर है सबको? Yes, sir. चलें, इसके अलावा क्या कुछ आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम पे? कोई चीज हम मिस कर रहे हैं जो अहम है सबसे? सर डिस्टेंस सर वो जो 0.75 और 0.2। चलिए, वो डिस्टेंस तो मेंशन हो ही जाएगा, वो यहाँ आपको गिवन है। कोई फोर्स तो नहीं मिस कर गए हम? व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? Yes, sir. ठीक है, सो आप जब P को पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, पॉइंट B और C की टेंडेंसी किस तरफ मोशन करने की है? जब सर राइट साइड पे। राइट साइड पे। सो अकॉर्डिंगली आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो दोनों के दोनों लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, इजंट इट? Yes, sir. अच्छा, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई है, यस सर। सिवाय हमारे ये जो डिस्टेंसेस आपने मेंशन किए थे। दिस इज 0.75, क्योंकि मुझे मोमेंट्स भी हो सकता है लेना पड़े, एंड दिस इज 0.25। ओके, नाउ वी हैव ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ आपको शो भी की गई है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव टू डिफरेंट सिनेरियोज। अब इन सिनेरियोज को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या कहती हैं हमें? जो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें मिल रही हैं इस पोस्ट के हवाले से, अगर मैं समेशन fx अप्लाई करूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलनी चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? सर माइनस NB Minus FB minus FC plus P. प्लस P सर इक्वल टू 0। Okay, so this would be my equation number 1. P minus FB minus FC should be equal to 0. अगर मैं समेशन Fy की बात करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आती है? सर NC माइनस NB NC minus NB. NC minus NB जो कि 400 है, it should be equal to 0. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Okay, what about the moment? आपको एक मोमेंट इक्वेशन भी लेनी है। सपोज मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट C जो है वो ले रहा हूँ। सो पॉइंट C के अबाउट NC और NB मोमेंट बनाएगा? नो सर। FC बनाएगा? नो सर। FB बनाएगा? यस सर। FB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 1। 1। FB क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। Counterclockwise. ओके, P कितनी मोमेंट बनाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। Clockwise. तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन डाल दिया, इट शुड बी इक्वल टू 0। सो आपके पास यहाँ तक आ गई। अब जरा गौर से देखें, तीन इक्वेशंस में अननोन्स कितने हैं? सर 1 2 एंड 3 4 सर। 4 अननोन है, P, FB, FC और NC, इजंट इट? यस सर। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास 3 हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। फ्रिक्शन इक्वेशंस कितनी पॉसिबल हैं? सर 2। Sir, तो- one. नहीं, यानी पॉसिबल तो 2 हैं। इट मींस के 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 2 फ्रिक्शन इक्वेशंस, 5 इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। अननोन्स 4 हैं।
सो आपको सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कंडीशंस जो है वो लगा के देखनी पड़ेगी। आप इन दोनों फ्रिक्शन इक्वेशन में से कोई एक यूज करेंगे, इजंट इट? यस सर। अच्छा, अब वो सिनेरियो क्या है जो हम डिस्कस करते हैं? वो सिनेरियो है कि आइदर स्लिपिंग इज गोइंग टू अकर एट पॉइंट बी फर्स्ट एंड नॉट एट सी। पहला सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो जो कॉमन सेंस हमारी कह रही है वो ये है कि स्लिपिंग शुड अकर एट पॉइंट सी रादर देन एट पॉइंट बी। हम गलत सिनेरियो से पहले स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा हमें सोल्यूशन जो है वो वैलिड हो जाए। इन तीनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। सो स्टार्टिंग विद द रॉन्ग सिनेरियो फर्स्ट, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हम कहते हैं कि द पोस्ट स्लिप्स एट पॉइंट बी रादर देन सी। सो अगर पोस्ट पॉइंट बी पे स्लिप हो रही है तो स्लिपिंग एट पॉइंट बी की वजह से हमारे पास पॉइंट बी पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी आनी चाहिए? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. और पॉइंट सी पे हम एफ सी को एज अ अननोन लेके सॉल्व करेंगे और जो भी एफ सी की वैल्यू आएगी इट शुड सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी दैट एफ सी जो आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आई है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन सी। ऐसा ही है? Yes, sir. So the first scenario which we are dealing here is that we are assuming that the post slips at point B and not at point C. It means कि point B के ऊपर हम ये maximum static friction force की definition को इस्तेमाल करेंगे और point C के ऊपर जो friction आ रही है वो equilibrium equation से हम find करेंगे and that FC should be less than or equal to the maximum static friction force at point C. अगर तो ये valid होती है तो हमारा solution जो है वो valid होगा। So इन दो कंडीशंस को जब हम यहाँ लगाएंगे, एफ बी की वैल्यू हमने म्यू एन बी के बराबर पुट की, आपके पास पॉइंट बी पे फ्रिक्शन आ गई 80 न्यूटन्स की। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आपको एन सी की वैल्यू मिल जाएगी, पी की वैल्यू मिल जाएगी और एफ सी की वैल्यू मिल गई विच कम्स आउट टू बी 240 न्यूटन। ये एफ सी की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मिली है। इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से जो एफ सी की वैल्यू मिल रही है उसको हम कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल एट पॉइंट सी विच इज म्यू सी एन सी। 200 आ गई। सो चूंकि आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? सर नहीं हो रही सर। क्या नहीं हो 240 रही, लेस sir. देन इक्वल टू 200 है? नो, इट मींस कि मेरी असम्पशन जो थी वो क्या है? सर गलत है। गलत है। Wrong. So let us now consider the second scenario. सेकंड सिनेरियो क्या कहते हैं? अब जरा गौर से दोबारा देखें यहाँ। सेकंड सिनेरियो कहते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट स्लिपिंग अकर्स एट पॉइंट सी रादर देन एट पॉइंट बी। इट मींस के पॉइंट सी के ऊपर मैं एफ सी की वैल्यू जो लगा सकता हूँ वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट सी होगी विच इज म्यू एस एन सी, और एफ बी जो है उसकी वैल्यू मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करूंगा एंड दैट एफ बी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन बी, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है। सो नाउ सॉल्विंग अगेन, जब मैं दोबारा सॉल्व करता हूं मैं एफ सी को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ले लेता हूं। अब जब मैं सॉल्व करता हूं तो एन सी की वैल्यू, एफ सी की वैल्यू और पी की वैल्यू मुझे ये मिल रही हैं। ये एफ सी की वैल्यू मुझे और एफ बी की वैल्यू मुझे 66.7 मिल गई है। नाउ इज दिस एफ बी वैल्यू विच आई हैव फाउंड यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन बी? म्यू एस एन बी था क्या, इफ यू रिमेंबर? Yes, sir. So it is less than equal to 80 Newton. It means that this solution is correct. Therefore, once this P reaches 267 Newton, जब P की वैल्यू 267 Newton होगी तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी पॉइंट C पे and the rod is going to begin its motion. Is this point clear to all of you? Yes, sir. कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो? सो दिस वाज रिगार्डिंग द थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें इम्पेंडिंग मोशन कैन अकर एट सम पॉइंट्स। अब आपने जजमेंट करनी है, ऑल्दो कॉमन सेंस आपकी कह रही थी कि सी पॉइंट पहले स्लिप होगा रादर देन बी, क्योंकि फोर्स पी सी के ज्यादा करीब है, लेकिन जस्ट हमने अपने इसी चीज को चेक करने के लिए पहले गलत सिनेरियो कंसिडर किया
ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि किस तरह इन सिचुएशंस को डील करते हैं। यहाँ तो सिचुएशन सिंपल थी, लेकिन कुछ आगे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें कॉमन सेंस से जज ना कर पाए, तो आपने एटलीस्ट इन दोनों सिनेरियोस को जो है वो लाजमी चेक करना होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, जो कि अगेन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, कि साइमल्टेनियस स्लाइडिंग वुड अकर एट पॉइंट बी एंड सी। उस सूरत में क्या होगा कि आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और दोनों से आपको पी की जो है वो सेम वैल्यू अगर मिल जाए, तो इट मींस दैट स्लिपिंग इज गोइंग टू अकर simultaneously at point B and C. I hope that this problem is clear to all of you now. Yes, sir. चलें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज के लेक्चर के हवाले से हम यहीं स्टॉप होंगे। अभी सिर्फ हमने एग्जाम्पल्स की बात की और एग्जाम्पल्स भी हमने 3 ही सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल और बाकी तमाम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी फ्रिक्शन के हवाले से अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। वजह क्या है कि आपकी सारी की सारी डायनामिक्स जो है वो इसी फ्रिक्शन के ऊपर बेस कर रही होगी, तो यहाँ अगर कोई कमी रह गई तो वहाँ डायनामिक्स में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। Okay, so let me stop the recording of today's lecture. So recording has been stopped.